नमस्कार, कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ करते हैं, जहां पर निचले स्तर से खरीदारी और ओपेक देशों के उत्पादन में दोबारा कटौती की गलत खबर से कच्चे तेल में हमने यहां पर 2% में भावों में तेजी आते हुए देखी है। साथ ही बात करें सोने चांदी की, जहां पर फिर से चमक बढ़ी है। वहीं एग्री कमोडिटीज में एनसीडीएक्स पर गुआर पैक में 6% की बढ़त है। लेकिन इन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर की बात करेंगे। इस साल धान की सरकारी खरीद में अब तक 9% की बढ़त देखने को मिली है। इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल की हेड ऑफ रिसर्च रनिशा चैनानी, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर हेड एंड कमोडिटी करेंसी रिसर्च मनोज कुमार जैन। धान पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राइसाला ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ पुनीत गोयल और सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और पहले यहाँ पर धान के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। ऑफकोर्स देश में काफी कंसर्न्स रही हैं, एक तो बढ़ते भावों से लेकर, और दूसरा जिस तरह के हमने हर जगह पे एमएसपीज बढ़ते हुए देखे हैं, किस तरह की प्राइवेट खरीदारी है, सरकारी प्रोक्योरमेंट को लेकर भी यहाँ पर चिंताएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर आप देखें तो चावल के भाव भी यहाँ पर मल्टी ईयर हाईज पर हैं। पुनीत, सबसे पहले तो इंटरनेशनल क्यूज की ही बात कर लेते हैं। जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, चीन की तरफ से मांग यहाँ पर फिर से आई है। अगर हम चावल को देखें तो क्या ग्लोबल क्यूज हैं और कैसे आप उनको एनालाइज कर रहे हैं? थैंक यू मनीषा। मनीषा, ग्लोबली इस टाइम पे फूड सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। बहुत सारी इकोनॉमीज जो है अपने पास जो इंडिया का मॉडल है बफर स्टॉक बनाने का, उस पे वर्क कर रही है। तो इस कारण से हम देखेंगे पीछे सारी कमोडिटीज जो फूड से रिलेटेड है, चाहे वो धान है चाहे गेहूं है, उसमें बहुत ही उछाल बना हुआ है। अगर इंडिया के रेट्स में हम बात करते हैं, पिछले साल जो वीट था इंडिया में 2300 रुपए क्विंटल पे बिक रहा था। इस साल इस टाइम पे वो 2750 रुपए भी क्रॉस कर चुका है, और अभी भी जो है मार्केट में उसकी डिमांड मेजरली बनी हुई है। तो आगे आने वाले समय में भी ऐसा लग रहा है कि ये डिमांड रुकने वाली नहीं है। और ग्लोबली जिस तरह के फैक्टर्स आ रहे हैं, स्पेशली जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर रुकने में नहीं आ रहा है, वहां पे भी ऐसा लगता है कि मार्केट में दबाव नहीं बनेगा और आने वाले समय में और उछाल आ सकता है। और यही व्यू यहाँ पर वेरियस इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का भी है। हिमांशु, आपसे भी जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चावल के भाव यहाँ पर 2 साल के हाईज पर है। माना यह जा रहा है कि चीन और यूरोप दोनों से ही मांग यहाँ पर बढ़ी है। ग्लोबल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये भी देखने को मिला है कि यहाँ पर लोअर सप्लाईज हैं। 2-2.5 मिलियन टन इस साल शायद कम रह सकता है। कितनी बड़ी है ये फिगर? और जो दूसरी चीज है वो ये कि फसल की बात की जाए या इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो चीन और बांग्लादेश में वो भी यहाँ पर कमजोर है। तो आप इंटरनेशनल क्यूज को किस तरह से देखेंगे? मनीषा जी, मैं जैसा समझता हूँ कि थोड़ा सा मेरा कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है इन टर्म्स ऑफ जो ये रिपोर्ट्स बात कर रही हैं। इस बार गवर्नमेंट की खरीदी इसलिए भी बढ़ी है धान की, जैसा आपके सामने फिगर्स आ रहे हैं, क्योंकि इस बार उत्पादन भी काफी ज्यादा है। जो इनिशियल गवर्नमेंट का एस्टिमेट आया था कि झारखंड और कुछ स्टेट्स में बारिश की कमी के कारण हम इस बार धान की उपज में 6% की गिरावट देखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हम 6 से 7% का पिछले साल के बनस्पत इजाफा देखेंगे। जहां की गवर्नमेंट का इनिशियल एस्टिमेट कुछ 106 लाख टन का था। 106 मतलब 10.6 मिलियन टन का था इस खरीफ सीजन में। मुझे लगता है कि वो इस बार करीबन 11 मिलियन टन के आसपास जाएगा, जहां की सरकार की खरीदी आई थिंक ओनली अराउंड 7.7 की प्लान्ड है। तो मेरा ऐसा मानना है कि देयर वुड बी इनफ कार्गो अवेलेबल इन द मार्केट। काफी चीजें मतलब इन फैक्टर्स की तरफ दे रही। इंटरनेशनली भी डिमांड कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप बोल रहे हैं कि वो ऑल टाइम हाई पर है, जबकि वैसा बिल्कुल नहीं है। पारबॉइल्ड राइस आज $380 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने पीक पर पिछले 10 सालों में 500 के भी ऊपर जा चुका है। और वही सेम व्हाइट राइस की भी परिस्थिति है। इवन ड्यूटी लगने के बाद भी हम $375-380 के आसपास है, जो पहले $450-460 तक हमने देखा है। तो इंटरनेशनली नॉन बासमती राइस की अगर हम बात करें, जो कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन राइस एक्सपोर्ट का बेस रहता है, उसमें हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत तेजी या कोई फूड सिक्योरिटी के लिए परचेज हो रहा है। हाँ, चाइना से हमें डिमांड जरूर आती दिख रही थी, लेकिन जब से 100% ब्रोकन पे एक्सपोर्ट बैन लगा है, चाइना भी काफी अपने परचेज को लेकर धीमा हो गया है, और व्हाइट राइस में उतनी कोई बहुत ज्यादा परचेज नहीं हो रही है। ओके। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी ओपिनियन है मेरा। कोई मैं ऐसा बुलिशनेस या बहुत ज्यादा तेजी
चावल के प्राइसेस में तो नहीं देख रहा हूँ। ओके तो हिमांशु जी, जिस तरह से सरकार की जो धान की प्रोक्योरमेंट है वो यहाँ पर हमने बढ़ती हुई नजर आई है, किस तरह के टारगेट्स आपको लगता है प्राइवेट ट्रेड के एक्सपेंस पे हम यहाँ पर सरकारी प्रोक्योरमेंट आता हुआ देखेंगे? काफी प्राइवेट ट्रेड हो रहा है और हालांकि एमएसपी से नीचे धान की काफी प्राइवेट ट्रेड सभी मंडियों में हो रहे हैं, क्योंकि उत्पादन हम खुद बोल रहे हैं कि हम करीबन 10.5 के आसपास बात कर रहे हैं उत्पादन का, जबकि गवर्नमेंट का जो परचेज प्लान है वो 77 का ही है, सॉरी 105 मिलियन टन का हम उत्पादन की बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट का परचेज टारगेट सिर्फ 77 है। तो 23 लाख टन तो मार्केट में जो है वो आज उस पे उतना अच्छा रियलाइजेशन नहीं मिल पा रहा जितना किसानों को पिछले साल मिला था, बिकॉज एक्सपोर्ट पूरी तरीके से खुला हुआ था। इस बार एक्सपोर्ट पर जो अंकुश गवर्नमेंट ने लगाई है उसके बाद काफी हम प्राइसेस में गिरावट देख रहे हैं। धान में खासकर हम ये चीज महसूस करता देख रहे हैं। इस सीजन में कभी धान हमें जिन प्राइसेस पे इस साल मिल रहा है कभी हमें नहीं मिला। ऑलराइट, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज है। पुनीत जी, आप कैसे देखते हैं प्राइवेट प्रोक्योरमेंट वीजा वी सरकारी प्रोक्योरमेंट? प्राइवेट प्रोक्योरमेंट में जो मेरा व्यू पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि लास्ट ईयर कुछ वैरायटीज जो काफी नीचे थी, जैसे कि अगर 1511 की बात करें या 1509 की बात करें, उसमें इस साल पिछले साल के सामने पंजाब हरियाणा में स्पेशली ज्यादा उछाल है। अगर पिछले साल जो 3200 रुपए क्विंटल में मिल पा रही थी वैरायटीज, इस बार वो 3800 से लेकर 4000 रुपए क्विंटल है, जो प्राइवेट साइड से नजर आ रहा है। इसी कारण फार्मर का भी रुझान कुछ ना कुछ जो गवर्नमेंट मिलिंग के लिए पैदावार होती है उससे हटकर जो दूसरी वैरायटीज हैं उधर शिफ्ट होता नजर आ रहा है। एक शॉर्टेज का ये रीजन भी बन सकता है जो गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, अगर मैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात करूं तो फिगर जरूर इस टाइम 9% ज्यादा दिखा रहे हैं, बट उसका मेजर जो रीजन है वो कुछ स्टेट्स में प्रोक्योरमेंट जल्दी शुरू होना है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मेरा अनुमान और मेरा जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि पैडी में कोई इजाफा ओवरऑल क्वांटिटी में नहीं है। ठीक है, ये तो बात हुई कि सरकारी खरीद कैसी है और प्राइवेट कंपनीज के हाथ इस बार क्या लगेगा, लेकिन जैसे कहा गया कि अवेलेबिलिटी है और प्राइवेट भी यहाँ पर खरीद पा रहा है। मांग की बात कर लेते हैं और हिमांशु जी, आप घरेलू मांग में किस तरह का इजाफा आता हुआ देखते हैं? ईयर ऑन ईयर परसेंटेज ग्रोथ अगर आप यहाँ पर चेक करें, और एक्सपोर्ट्स फिर कैसे नजर आते हैं? घरेलू मांग में कोई बहुत ज्यादा इजाफा मैं पर्सनली होता नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट का जो प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना जो है वो अभी भी सक्रिय है और उसके लोकल डिमांड काफी हद तक उसके कारण कंट्रोल में रहती है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 31 दिसंबर के बाद क्या गवर्नमेंट इस योजना को कंटिन्यू रखती है या इस पर किसी प्रकार का कर्ब लाती है। तो जब तक प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण अन्न योजना हमारे लिए अवेलेबल है सभी लोगों के लिए, तो तब तक डोमेस्टिक डिमांड में कोई बहुत ज्यादा इजाफा की हम बात नहीं कर रहे हैं। और जैसा पुनीत जी बता रहे थे यहाँ पर कि कुछ पर्टिकुलर वेराइटीज में तेजी है, वो बिल्कुल हो सकता है पर्टिकुलर वेराइटीज में तेजी हो, लेकिन जो हम कॉमन और ग्रेड है, जो मेन दो वेराइटी है जिसकी एफसीआई और लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स खरीद करती है, उसमें मैं इजाफा होता जरूर दिख रहा हूँ, जिसके कारण मैंने कहा कि हमने धान कभी भी जिन प्राइजेस में हम अभी ले रहे हैं 1800 रुपए के आसपास धान हमें आज मिल रहा है, जो एमएसपी से भी आज नीचे है और काफी इजीली अवेलेबल है। वो इसलिए कि देयर इज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, काफी ज्यादा उत्पादन गवर्नमेंट के आकलन से है, तभी ये हमें अवेलेबल हो रहा है, वरना खरीफ में हमें कभी भी इतने ज्यादा क्वांटिटी में और इस प्राइजेस पर पैडी अवेलेबल होता नहीं था। तो ये एक हम मतलब मैंने जैसे कहा कि मेरा व्यू थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है इस मामले में बाकी लोगों से। ऑलराइट, आई एम श्योर आपके पास अपने आप लॉजिक्स एंड जस्टिफिकेशंस भी हैं, जैसे आप हमारे साथ शेयर कर भी रहे हैं। एक फाइनल सवाल आप दोनों से जानना चाहेंगे, तो फिर इस लिहाज से अब आगे जाके प्राइसेस कैसे देखते हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो कुछ तेजी है, भारतीय बाजार उस कंपैरिजन में कैसे हैं? क्या हम प्रीमियम पे हैं, डिस्काउंट पे हैं, और आने वाले समय में यहाँ पर किस तरह की प्राइस मूव्स आप बनता हुआ देखते हैं? पुनीत जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे। प्राइजेस में जो करंट प्राइजेस मार्केट में चल रहे हैं उसमें मैं कोई दबाव नहीं देख रहा हूँ। यहाँ से अगर हो सकेगा तो कुछ 4 से 5% का इजाफा ही आ सकता है, बट लोअर साइड पे मेरा व्यू पॉइंट इस टाइम नहीं बन रहा है। अंशु जी, आप कैसे और देखते हैं? मार्केट में भी जो बासमत वैरायटी है या दूसरी वैरायटीज हैं, उसमें जनवरी से जो नजर आ रहा है
कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी इंडियन मार्केट में बढ़ने चाहिए। फेयर पॉइंट। हिमांशु, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस तरह की कॉम्पिटिटिवनेस है, कंपैरिजन है? जी, डिपेंड करता है दो तीन चीजों पर। एक तो गवर्नमेंट किस हिसाब से हमें कोटा देती है एक्सपोर्ट के लिए। 100% ब्रोकन राइस हो गए, बिकॉज आपको एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि 100% ब्रोकन राइस पे बैन होने से उसमें काफी अच्छा खासा करीबन 25 से 30% का प्राइस करेक्शन आया है। अब ब्रोकन कम होने से, प्राइसेस कम होने से आज एक राइस मिलर के लिए कन्वर्जन फ्रॉम पैडी टू वो बहुत बढ़ जाता है। पैडी टू राइस का कन्वर्जन काफी बढ़ जाता है, जिसके कारण मार्केट में हम प्रेशर देखते हैं चावल के प्राइसेस में। लेकिन अगर गवर्नमेंट के कोटास फॉर 100% ब्रोकन राइस आते रहता है तो मैं प्राइस में काफी स्थिरता की उम्मीद करता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल डिमांड जो पिछले साल थी उससे तो कम ही रहेगी। हम कभी भी 21 साढ़े 21 मिलियन टन जो हमने 2021-22 में एक्सपोर्ट देखा है उस लेवल्स पे तो हम शायद ना देख पाए। बट हम 15 से 16 मिलियन टन के आसपास का एक्सपोर्ट इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर्स हैं आपके सामने, और जहां तक भावों की बात है, कोई बहुत ज्यादा बढ़त की उम्मीद हमारे बाहर इंडियन मार्केट्स में फिलहाल धान के या चावल के प्राइसेस पे नजर नहीं आती है। पुनीत जी, हिमांशु जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और आपने कई चीजों पे यहाँ पर काफी लाइट थ्रो करी है, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, स्ट्रैटेजीज लेंगे यहाँ पर एग्रो नॉन एग्रो दोनों ही तरह के कमोडिटीज पर। आपका स्वागत है, और बात अब यहाँ पर कमोडिटीज की कर लेते हैं, जहां पर एक टर्न अराउंड यानी कि उछाल देखने को मिला है। चीन ने कहा है कि इवन एज कोविड केसेस में वहां पर रिकॉर्ड बढ़त है, उसके बावजूद भी जिस तरह के ईज ऑफ उन्होंने किए हैं रिस्ट्रिक्शंस, वो उसको वापस लौट के लेकर नहीं आएंगे। इसके अलावा चीन की तरफ से हमने स्टिमुलस भी आते हुए देखे हैं, और अगर चीन यहाँ पर वैक्सीनेशन बढ़ाता है और ज्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं डालता है तो बाजार उसको काफी पॉजिटिव के तरीके से देख रहा है। इसीलिए चाहे वो मेटल्स हैं, कच्चा तेल है, हमने इन्हीं सब इंडस्ट्रियल जो ग्लोबल कमोडिटीज हैं यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि कल हमने यहाँ पर 11 महीने के लोज पर कारोबार होता हुआ देखा था, लेकिन आज करीबन 1.5 से 2% की तेजी के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। एज ऑफ नाउ तो वो तेजी और भी बढ़ती हुई नजर आई है, तो करीबन 2.5% की तेजी ब्रेंट में यहाँ पर बनती हुई दिखी है। कैसे देखते हैं आप मनोज इन करंट लेवल्स को, और क्या करने की राय होगी? नमस्कार मनीषा जी। कच्चे तेल में कल जो गिरावट आई थी उसके पीछे चाइना की डिमांड के साथ साथ यहाँ पे ये भी खबरें निकल कर आई थी कि ओपेक जो है वो उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे खबरें निकल कर आई कि ओपेक प्लस की तरफ से जो 4 दिसंबर को होने वाली मीटिंग है वहां पे उत्पादन में कटौती जो है वो देखने को मिल सकती है, और उसके चलते हमने कीमतों में एक अच्छी बढ़त आते हुए देखी है। हमारा मानना है कि यहाँ पे WTI में $80 और ब्रेंट में $86 एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए हैं। वहीं अगर MCX की बात करें तो 65-50 पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर लॉन्ग की पोजीशन होल्ड की है तो यहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। नेक्स्ट वीक में ओपेक प्लस का मीटिंग है तो यहाँ पे वोलेटिलिटी बनी रह सकती है, और ऊपरी लेवल्स पे फिर एक बार मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तो हमारा मानना है कि लॉन्ग की पोजीशन में एक बार 6500 से 6550 के रेंजेस में मुनाफा वसूली करना चाहिए, और फर्दर पोजीशन के लिए एक डिप का वेट यहाँ पे करके चलना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई यहाँ पर कच्चे तेल की, जहाँ पर डिप्स पे खरीदारी आगे भी यहाँ पर बनती रहेगी। मनोज जी, एक ध्यान यहाँ पर मेटल्स पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी बढ़त आज देखने को मिली है। ऑफ कोर्स फंडामेंटली तो हमने देखा ही है कि इन्वेंट्रीज में गिरावट है, डॉलर इंडेक्स अपने हाई से ऊपर आया है, चीन की तरफ से स्टिमुलस भी है, तो काफी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर सपोर्टिव। जो आज की खरीदारी है इसमें आपकी टॉप पिक कहाँ होगी? मेटल्स में यहाँ पे अगर कॉपर को छोड़ दें तो बाकी जो बेस मेटल्स है वो बहुत ही एक दायरे में कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पैक में कॉपर ही जो है वो टॉप पिक रहेगी, क्योंकि हम चिली और पेरू की तरफ से यहाँ पे सप्लाई कंसर्न्स भी जो है बनते हुए देख रहे हैं, और वो कीमतों को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे रणनीति अगर बनानी है तो कॉपर में 674 के स्तर पर बनाना चाहिए। 668 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये दिसंबर वायदा की मैं बात कर रहा हूँ। लक्ष्य ऊपर में 683 तक के यहाँ पे रखे जा सकते हैं।
तो खरीदारी यहाँ पर कॉपर में भी जारी रह सकती है। एक नजर यहाँ पर अब सोने चांदी पर डाल लेते हैं, जहां पर बहुत तरफ से पुश एंड पुल आता हुआ नजर आया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर गिरावट के बाद $1750 प्रति आउंस के पास एक पाइवट लेवल यहाँ पर सोना जरूर बनाता हुआ नजर आया है। आप देख सकते हैं 1% की तेजी आज भी यहाँ पर स्क्रीन पे है। रनिशा, आप कैसे देखती हैं इन करंट प्राइसेस को? फ्राइडे को यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा भी है, तो बाजार की उस पर नजर रहेगी, क्योंकि यूएस फेड की अगली पॉलिसी से पहले ये शायद सबसे महत्वपूर्ण नंबर रह सकता है। जी मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो इस वीक में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्राइसेस को एक डायरेक्शन दे सकती है। कल सबसे पहले है कि जो चेयरमैन है जेम्स पॉवेल, उनका कल स्पीच है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ बता सकते हैं। और फिर फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल डेटा है। ऑलमोस्ट अभी 85-90% चांसेस है कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक रहेगा, बट वी आल्सो नो दैट नेक्स्ट ईयर फेड पाइवट हो सकता है, जिस वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिलेगा। और एक डबल वैमी ये भी हुई है कि हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली गिरावट के मूड में ही है, और जिस तरह से कोविड कंसर्न चाइना में बढ़ रहे हैं, हम लगातार सपोर्ट देख रहे हैं लोअर प्राइसेस पे। सेफ हेवन डिमांड भी देख रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर में। तो हर डिप्स पे बाय की सलाह ही रहेगी। इतना बहुत बड़ा हम शानदार मूवमेंट नहीं देखेंगे, क्योंकि अब ईयर एंड आ रहा है। बहुत बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स मुझे नहीं लगता कि एंट्री करेंगे, वो वेट करेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। बट यस, हर बाय डिप्स पे बाय कीजिए एंड अच्छा आपको मुनाफा मिलेगा। थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। रनिशा, क्या रेंज बनती हुई देखेंगे फिर आप भारतीय बाजारों में? सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं सुना। रनिशा, कौन सी रेंज बनती देखेंगी आप यहाँ पर फिर गोल्ड प्राइसेस में नियर टर्म के लिए, ईयर एंड तक के लिए? डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि 51,500 की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है, एंड अपसाइड में 53,000 का, ये 1500 की रेंज है। गोल्ड में मुझे लगता है प्राइसेस इस दायरे में ट्रेड करेगी। हर डिप्स बाय कीजिए, 53,000 पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थर्ड क्वार्टर की अगर बात करें निशा, तो यहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिली, चाहे वो सेंट्रल बैंक्स थे या फिर ज्वेलरी की खरीदारी। इन्वेस्टमेंट बैंक थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आई, क्या वो भी अब पिक कर रही है? और भारतीय बाजारों में आप क्या ट्रेंड देखती हैं? हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और सेंट्रल बैंक जो है गोल्ड में इस बार काफी अच्छा निवेश कर रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन 40 ईयर हाई पर है। तो हम बाइंग देख रहे हैं सारे सेंट्रल बैंक है, वो भी ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है। चाहे वो गोल्ड हो या फिर हम देख रहे हैं सिल्वर में भी ये चीज सपोर्ट मिल रही है। तो मुझे लगता है सिल्वर भी सपोर्टेड रहेगा इसके कारण। एंड आगे चल के हम देख रहे हैं सिल्वर की जो रेंज रहेगी वो डाउन साइड में 60,000 से अप साइड में 63,000 की ये रेंज रहेगी। 3,000 रुपए की ये रेंज है। डिप्स पे बाय कीजिए, 63,000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। राइट रनिशा, इसके साथ साथ जो निवेशक हैं, जिन लोगों को यहाँ पर खरीदना है सोना, क्योंकि शादियों का सीजन भी चल रहा है, अगर इन करंट लेवल्स पे वो लेते हैं तो अगले आने वाले 1 साल 3 साल में अब आपका क्या व्यू है? क्योंकि जैसे जैसे हम यहाँ पर ईयर एंड के आसपास आ रहे हैं, काफी हद तक बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस के लॉन्ग टर्म व्यूज, एटलीस्ट 2023 के व्यूज यहाँ पर आने लगे हैं। जी, हमारी तरफ से भी यही एक स्ट्रैटेजी रहेगी कि अगर लॉन्ग टर्म किसी को गोल्ड खरीदना हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आपको ये प्राइसेस फिर से नहीं होंगे 2023 में। जो भी आपको मिलती है डिप्स 51,000 52,000 के नीचे, हर डिप्स पे बाय कीजिए। अपसाइड में मुझे 58,000 तक की टारगेट्स 2023 में लग रहे हैं फॉर गोल्ड, एंड इवन सिल्वर में भी अराउंड 60,000 के आसपास डिप्स पे बाय करना चाहिए। अपसाइड में मैं 72,000 to 75,000 के टारगेट्स देख रही हूँ नेक्स्ट ईयर। ऑलराइट, तो ये अगले 1 साल के टारगेट्स आपको दिए गए हैं, और जैसे रनिशा ने आपको बताया है कि सोने चांदी में आपको ये लेवल्स बहुत देर तक फिर देखने को नहीं मिलेंगे। सही अपॉर्चुनिटीज है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अपने पोर्टफोलियो में इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या अदरवाइज भी एज अ वेल्थ एज एन इन्वेस्टमेंट इसे लेना चाहते हैं, तो ये सोना चांदी के लेवल्स काफी बेहतरीन हैं। ब्रेक में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मनोज जी से ये भी जानना चाहेंगे कि एग्रो कमोडिटीज में उनका ध्यान कहाँ है, क्योंकि चाहे गुआर पर नजर डालिए, कॉटन पे, मसालों में, सभी जगह जोरदार तेजी। मनोज जी, एक तो आज ऐसा क्या हुआ कि इतनी खरीदारी देखने को मिली है, और इन स्तरों से क्या कुछ मुनाफा वसूली का इंतजार करें या अभी भी खरीद लें? बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पे चाइनीज शॉक के चलते हमने एक तेज गिरावट ओवरऑल एग्री कमोडिटीज में देखी थी, लेकिन वहां पे जिस तरह से जो बयान निकल कर आए तो मार्केट फिर लोअर लेवल्स पर अच्छी बाइंग जो है दिखाता हुआ नजर आया। ग्वार सीड और ग्वारगम अब यहाँ पे लोअर लेवल से अच्छी जो है बाइंग दिखाते हुए नजर आए, लेकिन हमारा मानना है कि ग्वारगम में 13,300 और ग्वार सीड में 6,300 के आसपास रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे।
तो वहां पे एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। वहीं अगर मसाला कॉम्प्लेक्स में बात करें तो जीरा में 25,200 अभी भी यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो वहां भी मुनाफा वसूली जो है 25,000 से 25,200 के रेंज में रखना चाहिए। वहीं स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में अभी कोरिएंडर जो है थोड़ा नरमी दिखा सकता है फिर एक बार, तो वहां पे भी लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। वहीं इसके विपरीत यहाँ पे कॉटन कॉम्प्लेक्स जो है इंटरनेशनल मार्केट में फिर अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो कॉटन दिसंबर वायदा में 31,000 के आसपास यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं 30,600 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 32,600 के यहाँ पे लक्ष्य रख सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल के एक जनवरी वायदा में भी जो यहाँ है 2650 के आसपास बाइंग की रणनीति बना के चल सकते हैं 2710 के लक्ष्य के लिए 2620 के स्टॉप लॉस से। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर सभी जगह करनी चाहिए। मसाले एज आप देख सकते हैं 2% की तेजी है क्रॉस बोर्ड। गुआर सीड गुआर गम में अपर सर्किट है 6% का। कॉटन में भी यहाँ पर तेजी है और ज्यादातर कमोडिटीज में अभी भी खरीदारी की रहा है। ऑफकोर्स गुआर सीड गुआर गम में कुछ मुनाफा वसूली एक्सपेक्टेड है आज की इतनी बड़ी तेजी के बाद। एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और अनिशा आपका साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पे हमारे दर्शकों को स्ट्रैटेजीज बना के देने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, ब्रेक लेंगे और उसके बाद आपके लिए लेकर आएंगे आवाज समाचार।